नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर खुशबू। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट हूं। सीमेन एनालिसिस, वीर्य की जांच से जुड़ा हुआ ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में फ्रेंड्स हमने बात की थी कि सीमेन की जांच देने के लिए, जांच देने के पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे कि जो आप सीमेन सैंपल प्रोवाइड करते हैं सीमेन की जांच के लिए वो उत्तम हो, बेस्ट हो, ताकि आपका रिजल्ट सही आए और आपको सही ट्रीटमेंट मिल सके। अब फ्रेंड्स, आपने अपना सीमेन सैंपल दे दिया है और आपके पास आपके वीर्य की जांच का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को कैसे समझे, रिपोर्ट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही सीमेन सैंपल आप लैब में देते हो, इसकी एग्जामिनेशन दो तरीके से की जाती है। सबसे पहले हम उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं, यानी देखने में कैसा है, क्या अमाउंट में है, वॉल्यूम कैसा है, पीएच कैसा है, रंग कैसा है। और दूसरा एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोप के अंदर किया जाता है, जिसे हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीमेन की वॉल्यूम देखते हैं। सीमेन कितनी मात्रा में प्रोड्यूस हुआ है, इसका रिलेशन आपके शुक्राणु की गुणवत्ता से हो सकता है। नॉर्मल एक हेल्दी पुरुष, फर्टाइल पुरुष 1.5 से 3 से 4 ml तक सीमेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। 1.5 ml से ज़्यादा का सीमेन नॉर्मल माना जाता है, यानी कि अगर आपके रिपोर्ट में आपके सीमेन की क्वांटिटी 1.5 ml से ज़्यादा है, यानी कि नॉर्मल है। अगर सीमेन की मात्रा कम है तो यह एक शुक्राणु की कमी का अंदेशा हो सकती है, या फिर जो सीमेन है वो मात्रा में बहुत ज़्यादा है, पतली है, तब भी एक तरीके से ये शुक्राणु की कमी का अंदेशा है। इसलिए सीमेन की मात्रा बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, फिजिकल पैरामीटर है सीमेन का। उसके बाद हम सीमेन के रंग को देखते हैं। यूजुअली अमूमन जो सीमेन का रंग होता है सफ़ेद या फिर गाढ़ा सफ़ेद, ग्रे रंग का हो सकता है। अगर सीमेन का रंग पीला या लाल है, यानी कि कोई ना कोई एबनॉर्मैलिटी है अंदर, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है आपके प्राइवेट अंगों में, जिसकी हमें जांच फर्दर करनी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो सीमेन सैंपल दिया गया है उससे द्रव्य बनने में कितना टाइम लग रहा है, जिसे हम लिक्विफैक्शन टाइम कहते हैं, यानी लिक्विफाई कितने देर में हो रहा है। जो सीमेन सैंपल आप टेस्ट के लिए देते हैं वो गाढ़ा होता है, थिक होता है, और समय के साथ 15 से 30 मिनट के अंदर यूजुअली जो सीमेन का आपका सैंपल है वो द्रव्य लिक्विड पानी जैसा हो जाता है, जिसे हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। लिक्विफैक्शन 15 से 30 मिनट के अंदर होना ज़रूरी है। पतले स्पर्म, जब पतला हो जाता है आपका सीमेन, जब द्रव्य बन जाता है वीर्य, तभी उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो मोटाइल हो सकते हैं, उनमें मोटिलिटी आती है। अगर थिक होगा, गाढ़ा होगा, तो आपके शुक्राणु की गतिशीलता रुक जाती है। इसलिए अगर आपको लिक्विफैक्शन में टाइम लग रहा है तो ओब्वियसली ये आपके फर्टिलिटी को, आपके प्रजनन की क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट हम जो सीमेन है उसकी पीएच को चेक करते हैं। नॉर्मल सीमेन का पीएच 7.2 से 7.8 के बीच में होना चाहिए। अगर आपका पीएच बढ़ा हुआ है आपके सीमेन का, तो ये अंडरलाइंग इन्फेक्शन हो सकता है। आपके प्राइवेट जो सीमेन का रास्ता है वहाँ पे कहीं पे भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से आपका पीएच बढ़ गया है, इसलिए उसको रूल आउट करना ज़रूरी है। फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम सीमेन की माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है और बहुत सारी बातें हमें आपके सीमेन के बारे में, आपके फर्टिलिटी और आपकी प्रजनन क्षमता के बारे में बताती है। जो सबसे पहला पैरामीटर है जो हम सीमेन में देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, वो है टोटल स्पर्म काउंट। आपका स्पर्म काउंट कितना है, आपकी जो शुक्राणु की संख्या कितनी है, इसकी डेंसिटी कितनी है। यूजुअली जो स्पर्म काउंट होता है मिलियंस में आपको दिया जाता है, मिलियन पर ml, यानी 1 ml शुक्राणु में कितने मिलियन, 1 ml सीमेन में कितने शुक्राणु की संख्या हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जो यूजुअली 15 ml से ज़्यादा होना चाहिए।
ये WHO क्राइटेरिया है, यानी जो हमारी गवर्निंग बॉडी है उसका क्राइटेरिया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो सीमेन का जो शुक्राणु का नंबर है वो अगर 25-30 मिलियन से ज़्यादा हो तो वैसे में आपकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है। लेकिन 15 मिलियन के नीचे अगर आपकी शुक्राणु का काउंट है 15 मिलियन पर ml से नीचे, तो आपकी जो प्रजनन क्षमता होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम लोग ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे काउंट और कम होते जाते हैं आपकी जो प्रजनन क्षमता कम होती जाती है। तो ऑब्वियसली काउंट डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी फर्टिलिटी से। जो दूसरी चीज़ हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं वो है गतिशीलता, आपके शुक्राणु की गतिशीलता, जो मोटिलिटी के फॉर्म में हम लिखते हैं, रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। जो आपके शुक्राणु होते हैं यूजुअली हमेशा एक हाईली एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव चीज़ है जो हमेशा मूव करती रहती है। और वो शुक्राणु जो फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मूवमेंट करते हैं, यानी कि सीधी सीधी जिनकी चाल होती है, अच्छे मोटाइल स्पर्म होते हैं, यूजुअली इनका नंबर आपके स्पर्म में, आपके सीमेन में 40% से ज़्यादा होना चाहिए। 40% से ज़्यादा की मोटिलिटी अच्छी मानी जाती है। रैपिड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी मोर देन 40% नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो आपके जो शुक्राणु की चाल है यानी अच्छी नहीं है। और जब ये शुक्राणु महिला के प्रजनन अंगों में छोड़े जाते हैं तो इनकी जो पावर है आपके योनि से चलते हुए फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचने की जो पावर है ओब्वियसली कम होगी अगर आपके शुक्राणु मोटाइल नहीं होंगे, और फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम होते हैं और प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। इसलिए मोटिलिटी भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है सीमेन एनालिसिस का, जिसमें कि अगर आपकी स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी है यानी कि आपकी जो प्रजनन की क्षमता, फर्टिलिटी अच्छी है। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हम सीमेन में देखते हैं वो है आपके स्पर्म की, आपके शुक्राणु की शेप कैसी है, दिखने में कैसा है, मॉर्फोलॉजी कैसी है, हेड कैसा है शुक्राणु का, उसका टेल कैसा है। जो नॉर्मल स्पर्म जैसी दिखने वाली जो शुक्राणु है उनका नंबर कितना है। ये जो शुक्राणु का मॉर्फोलॉजी यूजुअली अगर 4% से ज़्यादा है, सही तरीके से मॉर्फोलॉजी की टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की टेस्टिंग सही तरीके से करें तो अगर 4% से ज़्यादा आपकी मॉर्फोलॉजी स्पर्म की, स्पर्मेटोजोआ की, शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी सही है तो आपके फर्टिलिटी के चांसेस अच्छे हैं। जैसे जैसे ये मॉर्फोलॉजी कम होती है वैसे वैसे आपकी जो प्रेगनेंसी रुकने की, आपके प्रजनन की क्षमता कम होती जाती है। आपके सीमेन के अंदर WBC यानी इन्फेक्शन के पस सेल्स आइडियली नहीं होने चाहिए, या फिर 1 मिलियन से कम होना चाहिए, 1 मिलियन पर ml। अगर इससे ज़्यादा है तो या आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन को दर्शाता है, आपको तुरंत यूरिन और सीमेन का कल्चर करा के फर्दर इन्फेक्शन को रूल आउट करना चाहिए। अगर आपके जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम में कहीं इन्फेक्शन है तो ये आपकी जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी को पुअर कर सकती है, कपल्स को प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम आ सकती है इससे। सो फ्रेंड्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो स्पर्म वॉल्यूम अगर आपका 1.5 ml से ज़्यादा है, वाइट या ग्रे कलर का स्पर्म आपने प्रोड्यूस किया है जिसका pH 7.2 से 7.8 के बीच में वैरी करता है, स्पर्म काउंट 20 मिलियन से ज़्यादा है, मोटिलिटी 40% से ज़्यादा और मॉर्फोलॉजी 4% से ज़्यादा अगर है तो उसे हम नॉर्मल कहते हैं। कई बार आपके सीमेन में कोई भी स्पर्म नहीं दिखता है, कोई भी शुक्राणु नज़र नहीं आते हैं जिसे हम एजोस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु का नंबर कम है जिसे हम ओलिगोजूस्पर्मिया कहते हैं, शुक्राणु की गतिशीलता अच्छी नहीं होती है अगर तो उसे हम एस्थेनोजूस्पर्मिया कहते हैं, कई बार शुक्राणु देखने में अच्छे नहीं होते हैं, उस कंडीशन को हम टेराटोजूस्पर्मिया कहते हैं। ये सारे कंडीशन अलग अलग भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें साथ में भी आपका नंबर भी कम हो सकता है, मॉर्फोलॉजी भी ख़राब हो सकती है, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड भी एक ही पर्सन को हो सकता है। इसलिए रिपोर्टिंग से आपको डरना नहीं है। अगर आपको एजोस्पर्मिया है, आपका स्पर्म काउंट कम है, अच्छा नहीं आ रहा है,
तो उसकी ट्रीटमेंट है, इलाज है, क्या इलाज करना चाहिए एज़ोस्पर्मिया के केसेस में, क्या इलाज करना चाहिए लो स्पर्म काउंट के पेशेंट्स में, ये मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा कुछ आपका सीमेन का रिपोर्ट में कोई भी इस टाइप की एबनॉर्मेलिटी आती है तो आप ये वीडियो जाके लिंक में देख सकते हैं, मे बी कि आपको इससे मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।